से, उसके अंदर सब कुछ कवर अप है। क्या मेरा स्क्रीन वगैरह दिख रहा है? करेक्ट? हाँ सर। यस। एक मिनट, हाँ, मैं मेरा पुराना सम निकाल देता हूं और नए सम पर चलते हैं। इनफैक्ट ये सम के बाद तुम्हारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट खत्म हो रही है, वैसे बोलेंगे तो इट्स वेरी बिग सम। तो कल नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, इसमें और बहुत कुछ है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडरी ऑन मार्च 14, शेयर्स ऑफ 10 ईच है, जनरल रिजर्व P&L डिबेंचर ट्रेड पेएबल है, मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शेयर्स है, ट्रेड रिसीवेबल है। 1412, देखो 1412 दिया है और ये है मार्च 14, 2 इयर्स बैक का बैलेंस दिया है। होल्डिंग अक्वायर्ड द शेयर्स 1712, गोइंग बैकवर्ड 21 मंथ पहले। देखो ना, ये मार्च 14 है, 1712 है। हम लोग का जो बैलेंस दिया है ना वो 1412 टू मार्च 14 दिया है, और उसके बीच में मेरा जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो 1712 है। क्या आपको कुछ समझ में आया? ये जो मैंने लिखा वो लिख डालो ना, अभी जो मैंने लिखा है पेन से मैं लिख रहा हूँ वो प्री, और ये पोस्ट। पोस्ट कितना मंथ है पता है? 21 मंथ। ये जा लिख डालो, ये जो मैंने अभी अभी सर्कल किया वो लिख डालो जरा। 1712 टू 31 मार्च 14, बीच में डेट ऑफ एक्विजिशन 1712 है, सो 3 मंथ प्री, 21 मंथ पोस्ट। प्लीज राइट इट डाउन, इतना जा लिख डालो। लिख दिया? आपने लिख दिया तो सीक फॉर कॉपी करके वो मेरे को दे दो, चेक पर लिख दो। चले, there was an abnormal loss 1st May, 1st August, then 1st June 12 final dividend, 1st September final dividend, 1 October interim dividend, 1 July final dividend, 31st 12 interim dividend. All dividends were recognized as an income in P&L. Insurance claim received by subsidiary 6,000. क्या लग रहा है? 6,000 क्लेम जो मिला है मुझे वो फर्स्ट वाले अबनॉर्मल लॉस का होगा या सेकंड वाले अबनॉर्मल लॉस का होगा? फर्स्ट वाला अबनॉर्मल लॉस 1 मई 12 में हुआ है, सेकंड वाला अबनॉर्मल लॉस 1 अगस्त में हुआ है। क्लेम बीच में मिला है तो ऑब्वियसली वो सेकंड क्लेम, आई मीन सेकंड लॉस की क्लेम हो ही नहीं सकती है ना। क्लेम पहले मिल गया, लॉस बाद में हुआ तो क्लेम उसका नहीं हो सकता है। सो दिस हैज टू बी फर्स्ट लॉस का क्लेम, क्योंकि लॉस हुआ है मई में, जून में क्लेम हो, जुलाई में क्लेम हो गया। बोनस वॉज declared and distributed by subsidiary, declared and distributed in the ratio whose entry is yet to be passed. ठीक है। Depreciate machinery at 10% per annum, furniture at 20% per annum. Market value of machine furniture, prepare consolidated balance sheet. देखो इसमें इंटरकंपनी डेटा क्रेडिटर स्टॉक छोड़ के सब डिविडेंड का, रिवैल्यूएशन का, अबनॉर्मल लॉस गेन, बोनस सब एडजस्टमेंट आ गया है। हाउ डू आई स्टार्ट द सम? सम शुरू कैसे करेंगे बताइए जरा। हाउ विल आई स्टार्ट द सम? सबसे पहले मुझे होल्डिंग का कितना परसेंटेज ओनरशिप है चेक करना होगा, लेकिन जब बोनस होता है तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों ध्यान रखना पड़ता है? बोनस के लिए क्यों ध्यान रखना पड़ता है पता है ना आपको? क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होता है वो या तो बोथ बिफोर बोनस कैलकुलेट करो या तो बोथ आफ्टर बोनस कैलकुलेट करो। हाँ, ये एकदम ध्यान रखना होता है। सुनना, चलो ऐसा करो। व्हेन देयर इज, आप भी लिखना स्टार्ट करो।
when there is bonus, be careful about percentage of holding. When there is bonus, be careful about percentage of holding. परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की फॉर्मूला क्या है? शेयर्स बाय एच लिमिटेड, शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड लिखना है तो ठीक है, शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड डिवाइड बाय total number of shares of S Limited. Both numerator and denominator should be either before bonus or after bonus. So when there is a bonus, be careful about the percentage of holding. वैसे percentage of holding की फॉर्मूला होता है shares held by H Limited divided by total number of shares of subsidiary. Both numerator and denominator should be either before bonus or after bonus. ठीक है? Now फॉर बोनस क्या होता है? बुक कीपिंग फी फॉर बोनस क्या होती है? इन एस लिमिटेड रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल. बुक कीपिंग फॉर बोनस पता है ना, बोनस माने रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल. रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल. इन आवर क्वेश्चन this entry is yet to be passed. देखो लिखा ही है इधर, क्लियरली लिखा है whose entry is yet to be passed. Bonus is declared and distributed by S Limited, but the entry is yet to be passed. That means ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है ना. चेक में लिखो ये बिफोर बोनस है कि आफ्टर बोनस है. क्वेश्चन पेपर में सब्सिडियरी के जो 1 लाख बोनस शेयर्स ऑफ 10 ईच है वो बिफोर बोनस है कि आफ्टर बोनस है? चैट में लिखो जल्दी से. 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है, बिफोर बोनस है कि आफ्टर बोनस है? जल्दी लिखो. अरे यार फटाफट लिखो ना. हेंस जल्दी से लिखो. गिवन in balance sheet of S Limited 1 lakh shares are before bonus की after bonus? एक भी आंसर नहीं आया है. आर आंसर लिखो बिफोर बोनस, क्योंकि सब्सिडरी ने एंट्री नहीं पास किया है. एक भी आंसर नहीं आया है. हाँ आया 16 people. Kshitij was first. In our question this entry is yet to be passed. Hence, given in balance sheet, 1 lakh shares are before bonus. Okay. What is the bookkeeping in S Limited? के बाद in H Limited. H Limited. Investor, that is Holding Limited, receives बोनस शेयर्स फ्रीली. याद करो, एच लिमिटेड को कोई बुक कीपिंग एंट्री नहीं होता है बोनस मिलने के लिए. एच लिमिटेड डज नॉट पास
any bookkeeping entry H Limited, when it receives bonus share, it doesn't pass any bookkeeping entry in amount column of investment account. याद करिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करना पड़ता है। ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आईपीसीसी में बनाते थे ना, पता है आईपीसीसी में ऐसा आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, इंटरमीडिएट सीए में फर्स्ट टर्म में ऐसा बनाते थे ना। या अमाउंट कॉलम होता है, या फेस वैल्यू, या तो नंबर ऑफ शेयर कॉलम होता है। डिविडेंड एंड अमाउंट कॉलम में कोई एंट्री नहीं करते, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स गोज अप, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स held by H Limited increase. Only number of shares held by H Limited increases. ठीक है? So holding company, that is an investor, when it receives bonus shares which is free, holding doesn't pass any entry in amount column. कोई एंट्री नहीं होता है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। वर्डिंग क्या है देखो, बोनस वाज डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड? जल्दी से बताओ, माइक में बोलो एक जन, डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग बताओ। सब्सिडियरी ने बोनस शेयर्स फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। सब्सिडियरी ने फिजिकली बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो तो सब्सिडियरी ने बुककीपिंग एंट्री अपनी किताब में नहीं किया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है। अब मुझे बताओ, होल्डिंग का ये जो शेयर्स है 75,000 शेयर्स, ये बिफोर बोनस होगा कि आफ्टर बोनस होगा? लिखो जरा। सब्सिडरी का देखो, वर्डिंग पढ़ना ठीक से। बोनस वर डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सब्सिडरी। सो होल्डिंग के पास जो 75,000 शेयर्स है, ये बिफोर बोनस है कि आफ्टर बोनस टोटल है? जल्दी से बोलो, माइक में बोलेंगे तो अच्छा होगा। होल्डिंग के पास जो शेयर्स है वो आफ्टर बोनस है कि बिफोर बोनस है? क्योंकि बोनस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। एक भी आंसर नहीं आ रहा है, माइक में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंस एक भी आंसर नहीं आया है। आफ्टर क्षितिज राइट बोला है, क्षितिज का अकेले का आंसर आया है। सिंस एस लिमिटेड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड bonus shares at end of year with holding 75,000 shares must be क्या? After bonus, must be after bonus. ओके, अब मेरी बात सुनना। होल्डिंग का 75,000 आफ्टर बोनस है, और मुझे या तो दोनों बिफोर बोनस चाहिए या तो दोनों आफ्टर बोनस चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बिफोर है और ये आफ्टर है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। ओके, बोनस शेयर्स, ओल्ड शेयर्स, टोटल आफ्टर बोनस। क्या रेशियो है? रेशियो क्या है? बोनस का रेशियो क्या था? 1:4 है। 1 बोनस 4 शेयर्स हेल्ड, टोटल 5। और सब्सिडी का जो हमको 1 लाख शेयर्स दिया है वो ओल्ड है, हमने कैलकुलेशन कर दिया है।
वो बिफोर बोनस है, वो बिफोर बोनस है। तो बोनस शेयर्स कितना होगा? सब्सिडी का जो भी शेयर्स है वो बिफोर बोनस है। सो बताइए और शेयर्स कितना होगा? कैलकुलेट करके बोलिए। सो बोनस का आंसर कितना आएगा? 25,000 होगा, करेक्ट? एंड व्हाट इज द टोटल नाउ? 1,25,000। अब बताओ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आफ्टर बोनस, क्योंकि मुझे दोनों बिफोर बोनस चाहिए या तो दोनों आफ्टर बोनस चाहिए। दोनों मुझे बिफोर बोनस चाहिए या तो दोनों आफ्टर बोनस चाहिए। हम चेक भी कर सकते हैं बिफोर बोनस। बोलो होल्डिंग के पास कितना शेयर एंड सब्सिडी का कितना होगा? 60%। अब चेक करना है, चेकिंग बिफोर बोनस। बिफोर बोनस बताओ। बोनस, ओल्ड शेयर, टोटल आफ्टर बोनस, रेशियो है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूं? शेयर्स विथ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग के पास कितने शेयर्स है? आफ्टर बोनस 75 है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिफोर बोनस कितना होगा और बोनस कितने होंगे। कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो जरा। बिफोर बोनस कितना होगा एंड आफ्टर बोनस कितना होगा? ओके, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बिफोर बोनस, बिफोर बोनस बताओ। शेयर्स विथ होल्डिंग कितना है? 60,000 शेयर्स विथ एच आउट ऑफ टोटल 1 लाख शेयर्स। तो परसेंटेज बताओ। 60%। कंक्लूजन, एच लिमिटेड 6 बैलेंस 40% विथ माइनॉरिटी। हमारा इतना लंबा जो कैलकुलेशन है खाली परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के लिए किया है, पहले भी किया है हमने। कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ तो दोनों बिफोर बोनस होना चाहिए या दोनों आफ्टर बोनस होना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया था 75,000 शेयर्स विथ होल्डिंग वो आफ्टर बोनस था और सब्सिडरी का 1 लाख बिफोर बोनस था। कितने लोग को बोनस का कैलकुलेशन समझ में आया? ओके वर्ड लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। बोनस का कैलकुलेशन समझ में आया? ओके वर्ड लिखो। वेरी नाइस, 16 ऑफ यू आर राइटिंग इट। मैंने ये समझाया था एक होमवर्क सम में, लिख दिया तो सी लिख डालो तो हम लोग आगे जाएंगे। लिख दिया तो सी वर्ड लिखो। ओके, और होल्डिंग को एंट्री, सब्सिडरी की एंट्री करनी बाकी है ना, पता है ना? एस लिमिटेड हैज येट टू पास एंट्री। नहीं तो ये मैं मिटा ही देता हूँ ना सब, चलो ना इतना लिख डालो ना, फिर मैं सब मिटा देता हूँ। आई नीड ए प्लेस। लिख दिया तो सी लिखो ना, तो मैं मिटा देता हूँ बाद में। देखो मैं स्टार्टिंग कहाँ से किया, यहाँ वापस से पढ़िए। चलिए एक बार वापस समझा देता हूँ कि when there is a bonus be careful about percentage of holding। percentage of holding की फॉर्मूला क्या है? shares held by H limited of course in the subsidiary divided by total number of shares of subsidiary, numerator and denominator।
बोथ शुड बी आइदर बिफोर और आफ्टर। बुक कीपिंग क्या होता है? सब्सिडरी रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल करते हैं। बट इन अ क्वेश्चन पेपर में लिखा है दिस एंट्री इज येट टू बी पास्ड। सो नंबर ऑफ शेयर्स जो सब्सिडी में दिया है 1 लाख वो बिफोर बोनस है। यहाँ जो 1 लाख है वो बिफोर बोनस, ये बिफोर बोनस है। ओके, होल्डिंग दैट इज इन्वेस्टर, उनको बोनस शेयर फ्री में मिलता है, उनको कोई बुककीपिंग एंट्री नहीं पास करना होता है, अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू कॉलम इंक्रीज हो जाता है, ओनली नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इंक्रीजेस। हाँ, सब्सिडरी ने बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बोला है, खास बोला है बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली, तो होल्डिंग को मिल जाता है, तो होल्डिंग का नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली होल्डिंग का जो एंडिंग के शेयर्स दिए है वो आफ्टर बोनस ही होता है, क्योंकि वो तो एंड ऑफ द ईयर होता है। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ बोनस रेशियो 1:4 है। ये ओल्ड शेयर्स ऑफ एस, ओल्ड शेयर्स ऑफ एस है 1 लाख, तो बोनस कितना हो गया? 1:4 है। फेब्रुअरी 4 ओल्ड 1 बोनस, 25 बोनस, टोटल 125। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 75,000 टोटल है, तो 125 टोटल है, 60%। बिफोर बोनस का चेक करो, 75 आफ्टर बोनस था होल्डिंग का, तो बिफोर बोनस 60 है, बिफोर बोनस रेशियो भी 60% है, माइनॉरिटी 40% है। ठीक है, लिख दिया? जल्दी जल्दी लिख डालो, फिर मैं आगे जाता हूं। लिख दिया तो बोलो, मुझे आगे जाना है। मुझे बोलो, लिख दिया तो सी लिखो आपकी चैट में। एक भी आंसर नहीं आया सी। ऑलराइट, चलो तो मैं मिटा दूं। ठीक है, इतना मिटा ही देता हूं मैं। एंड I need to create a place to write। ठीक है, अब खाली एक एंट्री कर देता हूं। देखो ना, इधर लिखा था ना, इधर दिया 1200 कि होल्डिंग ने एंट्री नहीं किया है, द एंट्री सॉरी सब्सिडरी ने एंट्री नहीं किया है, तो एंट्री कौन सी होगी? एडजस्टमेंट 7। अब कंटिन्यू करो आगे। एंट्री फॉर बोनस, इसको करना बाकी है ना? ये एंट्री करना है, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। $25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ना। पता है ये एंट्री सब्सिडरी को करना बाकी है, कर देंगे। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? इसकी पोस्टिंग बताओ कैसे करेंगे? ये हम पर देखेंगे और ये होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में डिवाइड कर देंगे। तो इसके एंट्री हम करने वाले हैं। ठीक है, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, सब्सिडरी ने किताब में एंट्री नहीं किया, कर देंगे। रिजर्व्स डेबिट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा, और शेयर कैपिटल होल्डिंग एंड 2,50,000 है, 2,50,000 रुपीस है, रुपीस है ना। चलिए लेट्स गो फर्दर। ओके, अब मैंने क्वेश्चन ये डिसाइड कर दिया है, होल्डिंग 60%, माइनॉरिटी 40%। हम सम कैसे स्टार्ट करते हैं? abnormal loss, abnormal gain एंड डिविडेंड लास्टली करते हैं, वो छोड़ के बाकी का सब समझ लेते हैं। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, abnormal loss, abnormal gain एंड डिविडेंड लास्टली करते हैं, बाकी का सम पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ बोनस होता है तो पहला परसेंटेज ऑफ होल्डिंग खास ठीक कर देखना। चलिए, सो होल्डिंग अक्वायर्ड द शेयर्स, आप लोग ने नोटबुक में लिख लिया। abnormal लास्टली, लास्टली, लास्टली एंड लास्टली, क्योंकि ये abnormal loss, abnormal gain एंड डिविडेंड के बारे में एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5, 6 लास्टली होगा, क्योंकि ये abnormal लॉस डिविडेंड के बारे में। 7th हमने अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब 8 एंड 9 रिवैल्यूएशन के बारे में है। चलिए, पता है ना, many a time when holding acquired the shares in subsidiary,
होल्डिंग डिसाइड सब्सिडरी का शेयर शुड बी, आई मीन सब्सिडरी की फिक्स एसेट रिवैल्यू करनी होती है। ओके, तो उसके नोइंगली और अननोइंगली स्टेप्स बताओ। उनको कौन सी एसेट रिवैल्यू करनी है? 1 जुलाई को मशीन का न्यू वैल्यू दिया है, फर्नीचर का है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीन का 10% है, फर्नीचर का 20% है। आप भी लिखना स्टार्ट कर डालो, चलिए ठीक है, आप भी लिखना स्टार्ट कर दो। कैलकुलेशन ऑफ revaluation of एस लिमिटेड असेट्स। मैंने ऑलरेडी ट्वाइस समझा दिया ये एडजस्टमेंट, तो आई विल नॉट रिपीट। किसी को रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट नहीं आता है, मेरा वीडियो नंबर 6 एंड 7 स्टडी करिए, ये आज का वीडियो नंबर 8 है। कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी एसेट्स, पता है ना क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या होता है पता है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बताओ। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन कौन सी होती है? डेट ऑफ एक्विजिशन ही तो होती है, 1 जुलाई 12। दिस इज नथिंग बट योर डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, फिर क्या होता है? दैट डे फाइंड ओल्ड बुक वैल्यू ऑन 1712। 1712 को मशीन एंड बिल्डिंग का ओल्ड बुक वैल्यू फाइंड करो। तो ये नहीं चलेगा क्या? सोच के बोलो, ये वैल्यू नहीं चलेगा? ये वैल्यू नहीं चलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू तो 31 मार्च 14 को है, और मुझे कौन सी डेट पर वैल्यू चाहिए? ओल्ड वैल्यू, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन विच इज 1712। तो क्या करना होगा? जल्दी से बोलो, क्या करना होगा? हमें मार्च 14 की ओल्ड वैल्यू दिया है, ओल्ड वैल्यू वो भी डेप्रिशिएटेड के बाद होता है। हमें क्या करना होगा? सोच के बोलो। हमें बैकवर्ड जाना होगा, वो भी कितना मंथ बैकवर्ड जाना होगा पता है? 14 से 12 तक जाना है, पूरा 12 मंथ एंड और 9 मंथ, 21 मंथ बैकवर्ड जाना है। बी वेरी केयरफुल। हमें 1712 का वैल्यू निकालना है। उन्होंने जो वैल्यू दिया है ना, जैसे से मशीनरी की बात कर रहा हूं, वो 10% डेप्रिसिएशन करने के बाद की वैल्यू दिया है। 1712 के बाद ऑलमोस्ट 21 मंथ का डेप्रिसिएशन करने के बाद की वैल्यू 450 दिया है। सो बी वेरी केयरफुल। मैं वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेप फाइंड द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 1712, देन ऑन दैट डेट आई हैव टू फाइंड द ओल्ड वैल्यू ऑफ असेट्स। लेकिन हमें जो मार्च 14 का है, एंड ऑफ द ईयर का है, दैट टू आफ्टर डेप्रिसिएशन। सब्सिडरी ने थोड़ी रिवैल्यूएशन अपनी बुक में कैरी आउट कर दिया है, ये तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो देखो अभी हम कैसे फाइंड करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में रहिए और अच्छी तरह से फाइंड आउट करिए, और तुम लोग मुझे हेल्प भी करना। यहाँ मशीन है, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ता हूँ, फिर बिल्डिंग है। ठीक है, मशीनरी एंड बिल्डिंग। हमको जो दिया है वो क्या दिया गया है? बी वेरी केयरफुल। हमको जो दिया है वो क्लोजिंग वैल्यू ऑन मार्च 14 दिया है, 4,50,000। ओके, तो ये होता है ना, ये 90% है, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर, कौन सा ईयर एंडिंग के लिए? फॉर ईयर एंडिंग मार्च 14, फुल ईयर। क्या बता सकता है फुल ईयर का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? क्या आप बता सकते हैं फुल ईयर का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? ये जो वैल्यू दिया गया है मशीनरी का वो 90% है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? 1000 चार्ज किया होगा। रुकिए, अब ये जो 5 लाख वैल्यू आया है, पता है ये है क्लोजिंग वैल्यू ऑन मार्च 13। ये क्लोजिंग वैल्यू ऑन मार्च 13 है। अब मुझे और बैकवर्ड जाना है। अब क्या करूं? मुझे एड बैक 9 मंथ का डेप्रिसिएशन करना है। मुझे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन एड बैक करना है, बट वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। एड बैक
9 मंथ डेप्रिसिएशन। वो कैसे मिलेगा? फर्स्ट फाइंड 12 मंथ डेप्रिसिएशन, फिर 9 मंथ, फर्स्ट फाइंड फुल 12 मंथ डेप्रिसिएशन, फर्स्ट फाइंड फुल 12 मंथ डेप्रिसिएशन। 90% है तो बताओ 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा? ये 5 लाख है ना, वो खुद 90% है, तो 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा बताइए? 5 लाख खुद 90% है, फुल 12 मंथ का डेप्रिसिएशन बताओ। 5 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू 10 कितना है ये? 55,556। 5555। हाँ मतलब 6 कर लेता हूं मैं। अब बताओ 9 मंथ का, हेंस 9 मंथ डेप्रिसिएशन बताओ 9 मंथ कितना होगा? सो डिवाइड बाय 12 इंटू 9 हो गया 41,667। कितना हो गया? 41667। या 41667। तो मुझे ऐड करना है 41667, सी वर्किंग बिलो, सी वर्किंग बिलो इधर ही, ठीक है। और ये आपको किधर भी फिर ऐड नहीं, ये मतलब इधर बॉक्स में बना देना, ये हमने वर्किंग किया है, ये मेरी वर्किंग है, बॉक्स में डाल देना। सो अभी कितना? अब बताओ ओल्ड बुक वैल्यू, ओल्ड बुक कौन सी डेट पर? ओल्ड बुक वैल्यू कौन सी डेट पर? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। 41,667 ऐड कर दो ये दोनों में, 5 लाख प्लस 41, सो 541,667 ये ओल्ड बुक वैल्यू है मेरी, ओके। एंड न्यू मार्केट वैल्यू कितनी दिया है? न्यू मार्केट वैल्यू मशीनरी का 6 लाख है, सो इंक्रीज इन वैल्यू, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये हो गया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 58,333। एंट्री होगी, 833। हाँ एंट्री होगी मशीन या एसेट जो भी है टू रीवैल्यूएशन। मैं आपको ये स्क्रीन पूरा बताता हूँ आपको, आई नो आप लोग ने लिखा नहीं है, ठीक है, चेक करो जरा, ठीक से लिखो। और मुझे दूसरी जो असेट है ना, कौन सी है दूसरी जो असेट? बिल्डिंग का है, सॉरी फर्नीचर का है, बिल्डिंग वर्ड लिखा है मैंने, गलत लिखा है, फर्नीचर है वो। फर्नीचर की वैल्यू निकाल के दो, मैंने मशीन के बाजू में बिल्डिंग वर्ड लिखा है, बिल्डिंग गलत है, मुझे फर्नीचर की ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट करके दो। फर्नीचर में प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट दो। मैं भी देखता हूं तुम लोग कितना इंटेलिजेंट है, जो है मुझे सही तरीके से कैलकुलेशन करके दो। अच्छा समय तुम्हारा नरसिंह मुंजी कॉलेज के बच्चे के स्टैंडर्ड का समय, हार्ड नहीं है, इट्स नॉट हार्ड बट अच्छा है। नॉर्मल कॉलेज वाले को ये टॉपिक नहीं समझता है, लेकिन तुम्हारा कॉलेज इंटेलिजेंट लोग है, ऐसे तुम समझते हैं। सो दिस सम इज रिक्वायर्ड। मेरे को चैट में आंसर देना, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का आंसर दे देना स्ट्रेट में। प्रॉफिट है तो पी और अमाउंट लिखना, लॉस है तो एल और अमाउंट लिखना, मैं भी चेक करूं। एटलीस्ट मशीन का कितने लोग को समझ में आया है? वो एस वर्ड टाइप करो, मशीन 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 समझ में आया तो एस वर्ड टाइप करो। वेरी गुड, मशीन तो 16 ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट, वेरी नाइस। तो फिर मुझे आई एम श्योर फर्नीचर भी दे सकते हैं। मशीन आपको समझ में आया है, क्षितिज है, अक्षत है, प्राप्ति है,
चलिए 12th ना, 12th की जो ओल्ड वैल्यू दिया गया है फर्नीचर का वो 160 है और डेप्रिसिएशन रेट 20% है। वन 160 जो दिया गया है वो खुद 80% है, क्योंकि 20% डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज हुआ है। 160 खुद ही 80% है, क्योंकि 20% डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज कर दिया है। तो मुझे एक साल पहले का वैल्यू मिलता है, वो डेट है 31 मार्च 13। अब मुझे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, बट डायरेक्टली मुझे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो मुझे पहले तो फुल ईयर का ही निकालना होता है। तो जैसे ये 2 लाख का है वो खुद ही 80% है, तो 20% कितना होता है? 2 लाख है वो 80% है, तो 20% कितना होता है? आंसर 50,000 होता है का होता है। तो 9 मंथ का कितना होगा? 50,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, तो ये हो गया 37,500। ये 9 मंथ का होता है। 37,500 9 मंथ का होता है, और मुझे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है। 37,500 9 मंथ का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, तो मेरी 37,500। और नया वैल्यू पेपर में दिया है, नया वैल्यू पेपर में दिया है फर्नीचर का 120। सो डिक्रीज इन वैल्यू, लॉस हो जाएगा। वैल्यू डिक्रीज हो गया 117,500 से, तो लॉस हो गया। एंट्री बताओ लॉस की। लॉस डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन लॉस टू फर्नीचर। कितने लोग का आंसर आया है? तो आई वर्ड टाइप करो, आई मन मेरा। कितने लोग को ये समझ में आ गया फर्नीचर? वो आई वर्ड टाइप करो। आई मीन्स आई गॉट इट। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए सेम एडजस्टमेंट में और भी कुछ बाकी है क्या? એટલે બધા બંધ છે રસ્તાઓ. તું શેની વાત કરે છે? પ્રવીણ સર સાતારા જવાનું. अब बताइए चले सेम एडजस्टमेंट। अभी और क्या बाकी है? हमको भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जैसे मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी तो नया डेप्रिसिएशन लगेगा ना। एक बार असेट रीवैल्यू हो जाती है, बाद में तो 6 लाख के ऊपर नया डेप्रिसिएशन लगता है, तो आई नीड टू कैलकुलेट एडिशनल डेप्रिसिएशन। एंड फर्नीचर में अपोजिट, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो कुछ डेप्रिसिएशन कैंसिल कर देना पड़ेगा। सो लेट्स राइट दैट कैलकुलेशन ऑफ additional depreciation या तो cancellation of depreciation। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन या तो कैलकुलेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सी असेट पर? मशीन और डेप्रिसिएशन पर। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू वैल्यू from
फ्रॉम डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 1712 कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करो। सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू वैल्यू फ्रॉम डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो पता है ना हमारी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 1712 था, 6 लाख है, क्योंकि मुझे 2 इयर्स की वर्किंग करनी है, मैं ऐसे कर रहा हूं। तो बताइए ईयर एंडिंग मार्च 13, 9 मंथ, डेप्रिसिएशन कितना होगा 6 लाख, 10% है ना फॉर 9 मंथ, 10% पर annum, कैलकुलेट करो 6 लाख इंटू 10%, 60,000 फॉर फुल ईयर होता है, 9 मंथ का होता है 45,000, ठीक है। ओके, अभी 12 मंथ डेप्रिसिएशन, अब 12 मंथ डेप्रिसिएशन करिए, 5,55,000 इंटू 10%, तो ये 55, सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 21 मंथ, टोटल डेप्रिसिएशन 21 मंथ का कितना हो गया 45,000 और 55,500, ये हो गया 1,05,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू वैल्यू from the date of revaluation, depreciation on new value from the date of revaluation, date of revaluation के बाद 6 लाख पर 9 मंथ एंड 12 मंथ मिलकर 1,05,000 होता है। अब उन्होंने कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया, चेक करिए, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड for 21 month on old value, depreciation already charged for 21 month on old value कितना है, देखो इधर कितना ऑलरेडी चार्ज कर दिया है, ये 9 मंथ का है और ये फुल ईयर का है, बोलिए 50,000 फॉर फुल ईयर का एंड बैकवर्ड 9 मंथ का 41, सो दोनों मिलाकर कितना हो गया 91,667, कितना हो गया डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड 50,000 फॉर 12 मंथ एंड 41,667 फॉर 9 मंथ, दोनों मिलाकर हो गया 91,667। बोलो अभी क्या करूं मैं, मुझे 1,05,000 का डेप्रिसिएशन न्यू वैल्यू पर चाहिए, उन्होंने ओल्ड वैल्यू पर 91 चार्ज किया है, तो मुझे और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन बताइए कितना हो गया 1,05,000 माइनस 91,667, 8,833, क्या एंट्री कर दूं, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन, ये मेरी बैलेंस शीट में मशीन से लेस और डेप्रिसिएशन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में पोस्ट में आ जाएगा। अब एग्जैक्टली फर्नीचर का चेक करिए, फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इनफैक्ट उन्होंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो एक्स्ट्रा है, मुझे वो डेप्रिसिएशन कैंसिल करना पड़ेगा, बताओ लेकिन कितना, मुझे वो सिंगल फिगर निकाल के दो, देखता हूं तुम लोग में से आंसर कौन दे रहा है। फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो रही है, तो उन्होंने जो डेप्रिसिएशन ओल्ड वैल्यू पर चार्ज किया था हायर था, वो कैंसिल करना है, बट टेल मी कितना,
ये मशीन का था, अभी किसका करना है मुझे? फर्नीचर का ना। बताइए फर्नीचर का 1712 को नया वैल्यू कितना है? 1712 को नया वैल्यू 1,20,000 है। उसके पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दो। द रेट इज 20%. सो 1,20,000 इंटू 20% फॉर 9 मंथ, चेक करो कितना होता है। ये होता है 18,000. सो 1712 से 9 मंथ, तो 9 मंथ के बाद वैल्यू आ जाएगा 1,02,000. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कर दो. अब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कर दो. फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कर दो 20%. मशीन एट 10% है, फर्नीचर एट 20% है. ठीक है. सो 18,000 फॉर 9 मंथ, 20,400 फॉर 12 मंथ, दोनों मिलाकर कितना हो गया? मिलाकर हो गया 18 प्लस 2,400 इज इक्वल टू 38,400. वेरी गुड प्राप्ति, बहुत अच्छा. सो नया डेप्रिसिएशन फॉर दैट 21 ओनली 38,400 होना चाहिए. उन्होंने कितना चार्ज किया है? नया डेप्रिसिएशन और न्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टू द ईयर एंडिंग 38,400 होना चाहिए. पता है उन्होंने कितना चार्ज किया है? देखो उन्होंने कितना चार्ज किया है. फुल ईयर का 40 किया है, 9 मंथ का 37,400 किया है. फुल ईयर का 40 12 मंथ का किया है, 9 मंथ का 37,400 किया है. सो 40 एंड 37,400, 40 एंड 9 मंथ का 37,400 बैकवर्ड, दोनों मिलाकर हो गया है 77,400. उन्होंने 77,400 चार्ज किया है, जबकि मुझे ओनली 38,400 चाहिए था. उन्होंने 77,400 चार्ज किया है. आई वांटेड ओनली 38,400. सो 39,100 excess depreciation to be cancelled. Excess depreciation to be cancelled. So depreciation to furniture का opposite, furniture to depreciation. मुझे डेप्रिसिएशन कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी नया वैल्यू कम है तो डेप्रिसिएशन डाउन हो जाएगा. वेरी सिंपल एंड कॉमन सेंस की बात है. जितने लोगों को समझ में आया है वो ओके वर्ड टाइप करो. ये कैलकुलेशन सब फर्नीचर आई मीन जो भी डेप्रिसिएशन का है. वाओ, 16 ऑफ यू. वाओ, जो लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, नाइस. चले, चलो मैं वर्किंग में एंट्री लिख के रखता हूं क्योंकि फिर मुझे ये सब मिटा देना है ना, इसके लिए आई जस्ट राइट द एंट्री. कौन सी एडजस्ट 8 एंड 9. ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 8 एंड 9. एडजस्टमेंट नंबर 8 एंड 9 लिख के रखता हूं मैं. और आप लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो अभी. अरे यार पेन का क्या हुआ? एडजस्टमेंट नंबर 8 एंड 9 वर्किंग करो. पेन क्यों नहीं लिख रही है? अभी तो कोई बैटरी का कोई इश्यू मुझे नहीं दिख रहा है इसमें. तो नया है बैटरी तो.
चलिए एडजस्टमेंट 8 एंड 9 अभी वर्किंग स्टार्ट कर दो। अरे यार ये क्या हो रहा है? आज तो वैसे मेरे पास स्टैंड बाय बैटरी है, खत्म हो गई तो, पर मुझे वो दिख नहीं रही है कि वो इश्यू है इसमें। Why it's not writing? चलिए आप लोग जरा स्टार्ट करो, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। पेन लिख क्यों नहीं रही? आई डोंट अंडरस्टैंड। पेन ही है। क्यों नहीं लिख रही है? चलो मैं देखता हूँ बैटरी बदली करके। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अभी तो नया तो लिया है। चलिए आप लोग फटाफट स्टार्ट करो, वर्किंग बनाना स्टार्ट करो। अपने को सम करना है, बहुत लंबा सम है। आई एम चेंजिंग द बैटरी। कुछ ऐसा है तो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, बट एनीवे अभी होना चाहिए नहीं होना चाहिए बाद में बात करते हैं। पहला मुझे बैटरी चेंज करने दो। बैटरी इश्यू, हाँ चलिए मैं जब वर्किंग में लिख के रखता हूँ। वैसे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि नया बैटरी था ये, तो फिर भी बैच चलेगा। एडजस्टमेंट नंबर क्या था ये? 8 एंड 9। क्या मुझे एंट्री दे दो क्योंकि मुझे जगह बनानी है ना। मैंने एंट्री किया था, क्या एंट्री किया था? मशीन टू प्रॉफिट ऑन द इवैल्यूएशन। व्हाट वाज दैट अमाउंट? 58,333। फिर लॉस ऑन द इवैल्यूएशन टू फर्नीचर, वो अमाउंट था 117,500। ठीक है, ओके। फिर और क्या था? फिर था मेरे पास डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन था, और मेरे पास था फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन। बराबर है ना, हमने इतना वर्किंग करके रखा था। ये था 8833 और ये था 39,100। चलिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी लिखा है। अब हम लोग शुरू करें। वर्किंग नंबर 1, जो बचा है वो अबनॉर्मल और सबनॉर्मल गेन एंड डिविडेंड बचा है। वर्किंग नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, वर्किंग नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट। वर्किंग नंबर 3, कंसोलिडेटेड जीआर। वर्किंग नंबर 4, अच्छा जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आप लोग प्री पोस्ट कॉलम बनाएगा ना, वो पूरा पेज लगेगा, हाँ फुल पेज, मे बी मोर देन दैट।
प्री पोस्ट में पूरा पेज लगेगा। ठीक है, फिर वर्किंग नंबर 5, ये भी बड़ा लाइन लगेगा। नहीं है तो अभी से कर दो, इधर भी 10-12 लाइन लगेगा। दिस विल रिक्वायर 12 लाइन। 12 का 15 किया तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिविडेंड है ना इसके लिए। और जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे, which is based on my date of acquisition, वो फुल पेज लगेगा, फुल पेज। ये फुल पेज लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन है ना, डिविडेंड ये वो सब। ये पोस्ट पीएनएल हो गया, पोस्ट जीआर, और ये प्री जीआरएल पीएनएल। देखो सब मेरी वर्किंग खत्म हो गई। अब हम मेन बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, अब मेन बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर दे। एच लिमिटेड, consolidated balance sheet, as at 31st March 2014 है, याद रखना। बोलिए। ये नोट्स टू अकाउंट्स है।
नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, issued, subscribed and paid up। इतना लिखने के बाद हम सम एक्चुअल स्टार्ट करते हैं। वी डोंट वेट टिल द सम इज कंप्लीटली ओवर। चले, चलिए सम स्टार्ट करें। क्या है सबसे पहले? सबसे पहले है होल्डिंग का शेयर कैपिटल का 10, सब्सिडरी का तो हम 60/40 कर देंगे, होल्डिंग का तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 10 रुपीज वाला है। 1,50,000 shares of 10 each, 15 lakh main share capital में। and always हम second schedule reserves and surplus साथ में बना लेते हैं। पता है ना, ये रिजर्व सरप्लस में हम क्या लिखते हैं? कंसोलिडेटेड जीआर जो हमें वर्किंग नंबर 3 से मिलता है, फिर हम लिखते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल, वो हमें वर्किंग नंबर 4 से मिलता है। फिर हम लाइन छोड़ दिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करो। स्टार्ट करें, कम ऑन, वी हैव टू स्टार्ट नाउ, कांट वेट। सम बड़ा है और खत्म भी करना है हमें। चलिए, सो ये शेयर कैपिटल 10 लाख है, सब्सिडरी का 60/40 कर दो। बोनस की एंट्री ऑफ कोर्स बाद में होगी जब आएगा उसकी एंट्री तब। शेयर कैपिटल 6 लाख हो जाएगा, बाय शेयर कैपिटल माइनॉरिटी 4 लाख, ठीक है। आगे सो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल 10 लाख लिख दिया, 6 लाख 4 लाख। नेक्स्ट जनरल रिजर्व 3 लाख एंड 5 लाख, होल्डिंग कंपनी का तो एज इट इज लिख दो 3 लाख एंड 5 लाख। 3 लाख 5 लाख। सो होल्डिंग कंपनी का जीआर लिख दिया। सब्सिडरी से जब पोस्ट आएगा तब हम लिख देंगे। और जो सब्सिडरी का हमें दिया गया है 2,50,000 एंड 7 लाख, उसकी एनालिसिस करनी है। सब्सिडरी का जनरल रिजर्व एंड सब्सिडरी का पीएनएल जो हमें दिया गया है 250 एंड 7 लाख, वो तो एनालिसिस करना है। $250 एंड 7 लाख, इसकी तो हमको एनालिसिस करनी है। 250 एंड 7 लाख की एनालिसिस करनी है, राइट।
चलिए, फिर डिबेंचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो 6 + 2 8 लाख स्ट्रेट, एंड ट्रेड पेएबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो स्ट्रेट वे कर दो 6 + 2 8 एंड ट्रेड पेएबल 1 + 1.5 स्ट्रेट वे। चलिए, सो नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज डिबेंचर 8 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर ट्रेड पेएबल, आई मीन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल लिख देते हैं, $1 लाख + 150 = 250, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर आ गया एंड ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी में आ गया। अब आप असेट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट द असेट, नॉन करंट असेट, उसके अंदर टेंजिबल में हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखेंगे, उसमें सब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंटेंजिबल समझो गुडविल है तो आ जाएगा, एंड करंट असेट्स, करंट असेट में नॉर्मली इन्वेंट्रीज होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, और कुछ है तो हम लिखेंगे। जनरली इतना होता है। हमारे प्रॉब्लम में कितना है देख लेते हैं, क्या सब ट्रेड रिसीवेबल ही है, डेटर्स ऑफ इन्वेंट्री कुछ है ही नहीं, ठीक है तो निकाल देता हूँ ना, क्या है नहीं है तो खाली ट्रेड भी लिखा भी है तो कोई नुकसान थोड़ी है, ठीक है, ओनली ट्रेड रिसीवेबल है। चले शुरू करें। सो पीपी में पता है ना आपको एडजस्टमेंट करना है, मशीनरी में आपको पॉजिटिव रिवैल्यूएशन ऐड करना है, इंक्रीज इन वैल्यू और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये कभी कब डालते हैं ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीन, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एड इंक्रीज इन वैल्यू, रिवैल्यूएशन हुआ है ना, पॉजिटिव रिवैल्यूएशन, खाली रिवैल्यूएशन वर्ड भी लिख सकते हैं, एंड लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। बोलिए, सो क्या क्या है देखो, मशीनरी 7 + 450 प्लस इंक्रीज इन वैल्यू माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 3 + 160 डिक्रीज इन वैल्यू लेकिन कैंसलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इतना आपको करना है। चलिए, सो मशीनरी हो गया 7 लाख प्लस 450, इंक्रीज इन वैल्यू 58,333 था, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन डबल 11,99,500। ओके, आगे चलिए, सेम वे फर्नीचर का कर दो,
फर्नीचर होल्डिंग सब्सिडरी लेस डिक्रीज इन वैल्यू, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। आप इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू के बदले में रिवैल्यूएशन वर्ड भी लिख सकते हैं। फिर हमने कोई डेप्रिसिएशन कैंसिल किया है, कैंसिलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो फर्नीचर 3 लाख था, सब्सिडरी का 160 था, फिर फर्नीचर का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 117,500 हुआ था, और हमने डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दिया। टोटल हो गया 1581,100, 1581,100। चेक कर लो। चलिए भाई, इट्स अ बिग सम, बहुत बड़ा सम है। कितना लिख दिया तो ओ फॉरवर्ड लिखो। इफ यू डन अप टू दिस ओ टाइप कर दो, ओ मतलब ओवर, यहाँ तक का खाली। ओके, वेरी गुड। चले, अभी क्या है देख लो। अभी ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल 10 + 16 26,90,000। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10 लाख लिख लो। ठीक है, एंड ट्रेड रिसीवेबल 2690। सो बैलेंस शीट में क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजेक्शन है सब आउट हो गए। अब हमें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है, और मुझे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है। चलिए, क्या क्या है ध्यान से देखना, क्या क्या है। अब मुझे अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन एंड डिविडेंड लिखना है। ध्यान से सुनना। अक्वायर्ड द शेयर्स 1712 हो गया हमारा, 3 मंथ प्री, 21 मंथ पोस्ट बाकी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 2 लाख 5 लाख लिख देंगे। अबनॉर्मल लॉस ये 1 मई को 12 है, 1 अगस्त को 20 है, लेकिन देयर इज इंश्योरेंस क्लेम 1 जुलाई को है, सेकंड लॉस के पहले है। तो पहला अबनॉर्मल लॉस है ना, 12 का हुआ है, 6 की क्लेम है, तो याद रखना नेट लॉस 6 आएगा। इतनी बात लिखते हैं। चलिए, इतनी बात लिख डालते हैं। लेट्स राइट दिस मच थिंग। सबसे पहला ओपनिंग जीआर, opening GR and opening P&L. That was 2 lakh and 5 lakh. 2 lakh and 5 lakh. फिर 1 मई को अबनॉर्मल लॉस हुआ था, नेट ऑफ क्लेम, याद रखना नेट ऑफ क्लेम। 12 का लॉस था, तो पता है ना जर्नल एंट्री में क्या होता है, लॉस बाय फायर डेबिट नेट ही होता है। 1 अगस्त को और एक अबनॉर्मल लॉस हुआ था,
ठीक है, वो 20,000 का था, उसमें कोई क्लेम नहीं था। ठीक है, अब डिविजन में एकदम ध्यान से देखना होगा वरना हम रॉन्ग हो जाएंगे। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरफुल। डेट खास लिखना, डेट लिखना और बीच में ब्रैकेट में ईयर लिखना, डेट लिखना, ईयर लिखना, डेट लिखना, ईयर लिखना, डेट लिखना, ईयर लिखना, डेट लिखना एंड ईयर लिखना। ठीक है, आप लोग भी स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूं। बी वेरी केयरफुल। सबसे पहला था 1 जून, फाइनल डिविडेंड, बट डेट लिखना, ये मार्च, बी वेरी केयरफुल। उन्होंने दिया है 10 एंड 11, हम चेक कर लेंगे एक बार, 10 एंड 11 ही दिया है ना, हाँ 10 एंड 11। फिर 1 सितंबर, डेट इंपॉर्टेंट बनेगी, अगेन ये फाइनल डिविडेंड है, बट अगेन डेट देखना, ये 11 एंड 12 वर्ड है। फिर एक 1 अक्टूबर 12 है, ये है इंटरिम डिविडेंड, और द ब्रैकेट में बोला है करंट ईयर। फिर हो गया है 1/7/13, उधर वर्ड है फाइनल डिविडेंड और ब्रैकेट में दिया है ये 12/13, और एक है 1/12, उधर है इंटरिम डिविडेंड और ब्रैकेट में लिखा है करंट ईयर। ठीक है, सो 1/6/12 10,000 था। फिर फाइनल डिविडेंड 10 एंड 11 10,000 था। फाइनल डिविडेंड 11 एंड 12, फाइनल डिविडेंड 11 एंड 12 11,000 है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर 6,000 है। फाइनल डिविडेंड 12/13 18 है। इंटरिम डिविडेंड 7 है। मैंने कुछ किया नहीं है एनालिसिस वगैरह, मैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट किया। ये जितना भी है ना 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन डिविडेंड का, वो सबका कॉपी पेस्ट लिखा है, क्योंकि एनालिसिस में ईयर वर्ड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट 5 ट्रांजेक्शन, बस अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ये जो रिजर्व्स है वो ऊपर नहीं आएगा, क्या है मैं बताएगा। आई विल कम बैक टू दिस रिजर्व्स एंड अदर एंट्री, आई विल कम बैक। इधर इतने ही ट्रांजेक्शन है, सो क्लोज कर दो। जो भी तुम्हारा लेफ्ट आउट ट्रांजेक्शन विल कंसीडर इट अप्रोप्रिएटली। बाय प्रॉफिट, इंस्टेड ऑफ द वर्ड करंट ईयर, बाय क्या लिखो, बाय नेट प्रॉफिट। मैं करंट ईयर वर्ड क्यों नहीं लिखता हूं, क्योंकि करंट ईयर भी लिख नेट प्रॉफिट फॉर हाउ मेनी मंथ, 24 मंथ, क्योंकि अकाउंट ही 24 मंथ का है ना, 1/4/12 टू March 14। सो बाय नेट प्रॉफिट फॉर 24 मंथ। सो क्लोज करिए, ये 250 है, तो ये हो गया 50। बाय नेट प्रॉफिट फॉर 24 मंथ लिखो ना, तो करंट ईयर वर्ड आउट हो जाएगा। 2 इयर्स का अकाउंट है ना इसके लिए, और कोई बात नहीं है। ये हो गया 278। चेक कर लो टोटल, जो भी लेफ्ट आउट ट्रांजेक्शन है जैसे जैसे आएंगे हम देखते जाएंगे।
चले स्टार्ट करें एनालिसिस। चलिए आप लोग भी मेरे साथ में स्टार्ट कर डालो। ओपनिंग जिया प्री, क्यू प्री 1712 के पहले का है। ओपनिंग पीएनएल प्री, ठीक है। अब बताओ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या जीआर, नेट प्रॉफिट या जीआर जो भी वर्ड लिखना है, उसको मैंने क्या किया 3 मंथ एंड 21 मंथ किया, पता है ना। टोटल पीरियड नहीं आपने लिखा है, ये 24 मंथ का पीरियड है और डेट ऑफ एक्विजिशन 1712 मंथ है। सो आपको 3 मंथ एंड 21 मंथ करना होगा। क्या आप में से किसी ने किया है 3 मंथ एंड 21 मंथ? वैसे ही नेट प्रॉफिट पीएनएल करके दो, 3 मंथ 21 मंथ करके दे दो फटाफट। बोलिए क्या किसी ने प्रॉफिट लॉस फाइंड किया 3 मंथ एंड 21 मंथ प्रॉफिट एंड लॉस 278 का 34,750 243 250, ठीक है। चले आगे, कुछ भी डाउट है फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। अबनॉर्मल लॉस डेट इंपॉर्टेंट है, अबनॉर्मल लॉस क्योंकि बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन का है, ऑब्वियसली प्री में आएगा। और एक अबनॉर्मल लॉस था वो 1 अगस्त का है, मगर ये वाला अबनॉर्मल लॉस पोस्ट पीरियड का है क्योंकि डेट वो वाली पीरियड की है। देखो अबनॉर्मल लॉस फर्स्ट में 1 अगस्त, देन 1612 फाइनल डिविडेंड, ईयर एंडिंग देखो मार्च 11 का है, मार्च 11 प्री पीरियड होता है और 1 सितंबर को और एक फाइनल डिविडेंड है वो मार्च 12 का है, मार्च 12 भी 1712 के पहले होता है। सो ये दोनों फाइनल डिविडेंड 1712 के पहले का, इसके लिए प्री। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस, डेट इंपॉर्टेंट होगा डिविडेंड के लिए। सो 1612 फाइनल डिविडेंड, वो डेट ही इंपॉर्टेंट है, 2010-11 का था, तो इसके लिए प्री था। और बाद में 1912 है, वो भी फाइनल डिविडेंड है और वो पीरियड है 11 एंड 12 एंड वो 11 है। 1712 के पहले का जो भी कुछ है प्री है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एकदम ट्रिकी है और आपको एकदम ध्यान से देखना होगा। क्या है 11012 इंटरिम डिविडेंड, याद रखना इंटरिम डिविडेंड इज ऑलवेज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डिविडेंड, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। 11012 interim dividend
ठीक है। नाउ इंटरिम डिविडेंड में हमेशा पीरियड देखो, पीरियड है 1/4/12 टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, और डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में आ जाती है 1/7/12 को। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, कितना मंथ का प्री, कितना मंथ का पोस्ट, वेरी केयरफुल। अप्रैल मई जून 3 मंथ का प्री, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का पोस्ट, वेरी इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट। डेट पर ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर टू द डेट ऑफ डिविडेंड। सो 1/4/12 टू 1 अक्टूबर है, अप्रैल में जून 3 मंथ प्री, फिर जुलाई अगस्त सितंबर पोस्ट, 1 अक्टूबर को तो डिविडेंड दे दिया है, एंड वो अमाउंट है, इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट है 3 मंथ करते हैं, टोटल 6000 है, तो हो जाए 3000 एंड 3000, 6 मंथ का है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट डेट तो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल डिविडेंड, लेकिन पीरियड देखना हो, फाइनल डिविडेंड 12/13 का है, जस्ट लास्ट ईयर का है, 12/13, अमाउंट है 18,000। बी वेरी केयरफुल, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, 1/7/13 फाइनल डिविडेंड, लेकिन ईयर देखो कौन से ईयर का है, 12/13 का है, 12/13 फाइनल डिविडेंड, 12/13, 12/13 कुछ समझ रहे हैं क्या, 1/4/12 टू March 13, और इसके बीच में मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन है। सो ये फाइनल डिविडेंड भी वेरी केयरफुल, अप्रैल में जून 3 मंथ पोस्ट, जुलाई टू मार्च 9 मंथ, बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं मानता हूं ये फाइनल डिविडेंड है, बट ये फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर का है, एंड हमारा अभी का तो ईयर एंडिंग March 14 चल रहा है, सो लास्ट ईयर हो गया 1/4/12 टू March 13। बी वेरी केयरफुल, आपको देखो डेट दिया है, फाइनल डिविडेंड 2012-13 वर्ड लिखा है, तो 1/4/12 टू March 13, और इसके बीच में मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन आया है, ठीक से लिखना। सो 3 मंथ पोस्ट, 9 मंथ, 3 मंथ प्री, 9 मंथ पोस्ट, टोटल डिविडेंड कितना है 18,000, सो 4,500 एंड 13,500। बी वेरी वेरी केयरफुल। कितने लोग को अभी अभी ये समझ में आ गया, 1/7/13 वाला फाइनल डिविडेंड, पिंक कलर वाला, लेवेंडर कलर वाला, एस वर्ड टाइप पर, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी वाला 1/7/13 का फाइनल डिविडेंड समझ में आ गया तो एस वर्ड टाइप करो, नहीं समझ में आया तो वीडियो घर जाके वापस देख लेना। और क्या बोलूं मैं, आई कांट वेट फॉर यू नाउ। चलिए, एंड आखिरी एडजस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड 7,000 करंट ईयर। जब भी इंटरिम डिविडेंड होता है ना, जब भी इंटरिम डिविडेंड होता है ना, आप हमेशा डेट लिखिए, इंटरिम डिविडेंड में हमेशा आप डेट लिखो। इंटरिम डिविडेंड इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर, इंटरिम डिविडेंड इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर। सो ये हो जाएगा फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर 1/4/13 टू द डेट ऑफ डिविडेंड 1/7/13, उसके ये तो पूरा का पूरा फिर पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन तो ऑलरेडी पहले है, ये तो पूरा का पूरा पोस्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि मेरी कंपनी तो अक्वायर 12 में हो गई है, तो ये तो पूरा का पूरा पोस्ट हो जाएगा, एंड दैट इज 7,000। ठीक है, आपको सब, क्योंकि जो ऊपर दिया उतना खत्म हो गया है, अब सब टोटल लेना है तो ले सकते हैं। टेक द सब टोटल, मेरे पास नहीं है सब टोटल, सब टोटल लेना है 43,750, फिर 199 एंड 706,500। जा चेक कर लो सब टोटल, चेक कर लो। और ये तीनों
सब टोटल का टोटल कितना होना चाहिए? दिस इज नथिंग बट 950 जो प्रिंटेड बैलेंस सीडी है। चेक कर लो जरा सब टोटल। 706,500 प्लस 43,750 प्लस 199,750 दैट इज 950 हो गया। अभी जो लेफ्ट आउट एंट्री है चेक करेंगे। चले, कितना लोग का आंसर आ गया? ये तीनों आंसर सही है तो ओके बट टाइप करो। प्री एंड पोस्ट तीनों कॉलम का टोटल राइट है तो देखो 950 है। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अभी लेफ्ट आउट एडजस्टमेंट चेक करते हैं जो मैंने भी लिख के रखी है। सबसे पहला सब्सिडरी को बोनस की एंट्री करने की बाकी थी। सो रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, रिजर्व में लिखता हूं, शेयर कैपिटल तो होल्डिंग माइनॉरिटी में डिवाइड हो जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, मैं बोनस की एंट्री यहां क्यों कर रहा हूं? बोनस वाई प्री, आई मीन पहला तो नीचे क्यों लिखता हूं वो बताओ। बोनस लिखता हूं मतलब कि बोनस ये वाले अकाउंट में क्यों नहीं आया? कौन बता रहा है मुझे? पीएनएल में, जीआर में क्यों नहीं आया? अकाउंट में क्यों नहीं आया? जल्दी बोलो, माइक में बोलो, आई विल बी हैप्पी। द रीजन, सब्सिडरी ने बोनस का एंट्री किया ही नहीं है। सो अप टू मार्च 14 जितना भी एंट्री ऑलरेडी हो जाता है सब्सिडरी ने अपनी रियल बुक में किया है तो ही ऊपर वाले अकाउंट में आएगा। लेकिन आज पहली बार कोई एंट्री करने जा रहा है मार्च 14 का फिगर मिलने के बाद, तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा। इसके लिए बोनस यहां आ जाएगा, रिजर्व डेबिट। ठीक है, वाई प्री, वाई नॉट पोस्ट? आंसर सिंपल है, हमेशा माना जाएगा कि यदि सोर्स ऑफ बोनस नहीं दिया है, प्री में से है कि पोस्ट में है, तो बोनस इज ऑलवेज एज्यूम टू बी आउट ऑफ ओल्डेस्ट रिजर्व एंड प्रॉफिट। ऑलवेज assumed on oldest profit। ये हमेशा हम डिफॉल्ट एजम्पशन मानते हैं कि बोनस हमेशा ओल्डेस्ट प्रॉफिट में से दिया जाता है। क्योंकि मुझे ओल्डेस्ट प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं देना है तो उसे मैं कैपिटलाइज करता हूं बाय ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स टू शेयर कैपिटल। सो बोनस इज ऑलवेज एज्यूम्ड टू बी फ्रॉम ओल्डेस्ट प्रॉफिट इफ दे डोंट गिव बोनस का सोर्स। ठीक है, सो हमारी जो एंट्री थी रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में भी तो लिखना है ना 2,50,000 शेयर कैपिटल। बोनस कैपिटल वर्ड भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल बोनस 60/40 बोनस। ठीक है, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, क्लियर। फिर मशीनरी में ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्री में जाएगा, याद रखना, एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में प्री में जाएगा। प्री में क्यों? अब मैं कितनी बार चिल्लाता हूं कि ऑल प्रॉफिट ऑल लॉसेस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन हमेशा प्री में होता है। सो रिवैल्यूएशन मशीन, याद करिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन मशीन कितना है 58,333 एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर वो था 117,500। अब बचा है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, याद करिए एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन टू मशीन की एंट्री की थी हमने, डेप्रिसिएशन टू मशीन का एंट्री किया था, कितना था 8833। पोस्ट में क्यों?
अब तो पोस्ट में ही आएगा ना, ये पोस्ट पीरियड का है। डेट ऑफ एक्विजिशन एंड रिवैल्यूएशन से ईयर एंडिंग मार्च 14 तक का है। कैंसलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हमने कुछ डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दिया 39,100, तो प्रॉफिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कैंसिल बस। अब टोटल मारो, अब टोटल मारो। $7,06,400 minus 250 plus 58,333 minus 117,500, देखो कितना हो गया 397,333। 43,750 में कोई चेंज नहीं है। 199,750 माइनस 8833 प्लस 39,100, तो ये हो गया 230,017। चेक करो, होल्डिंग 60%, माइनॉरिटी 40%। अभी भी डिविडेंड रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट बाकी है, प्री डिविडेंड रेक्टिफाइड की एंट्री बाकी है, प्री डिविडेंड रेक्टिफाइड की एंट्री बाकी है। चलिए so 397,333 into 60%, that is 238,400. And 158,933. $43,750 into 60%, 26,250 and 17,500. फिर 230 है, $138,010, 92, चले चलो पोस्टिंग कर दो। होल्डिंग का प्री इन्वेस्टमेंट में जाएगा, होल्डिंग का पोस्ट पोस्ट में लिखो और माइनॉरिटी का सबका टोटल कर दो। होल्डिंग का प्री पोस्ट एंड माइनॉरिटी का टोटल कर दो, ठीक है। सो बाय प्री प्रॉफिट बाय प्री प्रॉफिट कितना है 238,400। माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का तो टोटल कर देते हैं बाय प्री जीआर एंड प्रॉफिट, तीनों आइटम का टोटल कर दो 268,440। आपको ब्रेकअप देना है तो तीनों का दे सकता हूँ। 158,933 था,
प्लस 17,500 था प्लस 92,007 था। फिर कंसोलिडेटेड जीआर पोस्ट 26,250 था एंड 138,010 था। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ डिविडेंड की एंट्री बाकी है। होल्डिंग ने अपना सभी डिविडेंड पीएनएल में लिखा है, वो गलत है। होल्डिंग ने अपना सब डिविडेंड पीएनएल में लिखा है, वो रॉन्ग है। दैट्स ओनली एंट्री लेफ्ट। 6 मिनट है, थोड़ा फास्ट कर दो। होल्डिंग ने अपना सब डिविडेंड, फास्ट कर दूं मैं? देखो ना, ऑल डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, गलत है। होल्डिंग ने अपना सब डिविडेंड पीएनएल में लिखा है, रॉन्ग है। तो देखो ना, होल्डिंग को कितना प्री डिविडेंड मिला है, होल्डिंग को कितना प्री डिविडेंड मिला है। देखो ये टोटल प्री डिविडेंड है, उसी को मिला है, उसको रेक्टिफाई करना होगा। 10,000 प्लस 11,000, राइट, प्लस 3,000 एंड प्लस 4,500। लेकिन रुकिए, ये पहला वाला जो डिविडेंड है ना, पहला वाला डिविडेंड जो सब्सिडरी का हमने एनालिसिस किया है, वो कब डिक्लेयर हुआ है? 16 को, और हमने कंपनी 17 को खरीदा है। हाँ? तो पहला वाला डिविडेंड हमें मिला ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली बाद वाले को गया है, और जो रिमेनिंग है उसका हमको 60% मिला है। बी वेरी केयरफुल। आई होप ये पॉइंट समझ में आया, वेरी ट्रिकी पॉइंट। 16 का जो डिविडेंड सब्सिडरी ने दिया है, तब तो हम कंपनी के मालिक ही नहीं थे, ये डिविडेंड ही दिया है 16 को। हमने कंपनी 1 जुलाई में खरीदा है, तो ये डिविडेंड तो बाहर वाले को ही गया है, हमको मिला ही नहीं। हमारे पास एक शेयर नहीं था। 1612 को जो डिविडेंड दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें हमारे पास एक भी शेयर्स नहीं था। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। देखो मैं कैसे लिखता हूं ये पॉइंट। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। ने डिविडेंड दिया था, तब हमारे पास एक भी शेयर्स नहीं था, तो हमको मिलेगा ही नहीं। तो ये इधर लिखता हूं मैं ध्यान से, वर्किंग या एडजस्टमेंट जो भी बोले, इंपॉर्टेंट लिखो। रेक्टिफिकेशन ऑफ pre-dividend received by H Limited, ओके, 60%। अब देखो मैं लिखता कैसे हूं। पहला तो आपको जो पे, सुनिए, ये 10,000 काटता हूं बाद में, 11,000, 3,000 एंड 4,500 लिखता हूं। पहले तो ये जो चारों प्री डिविडेंड है ना, फिर मैं क्या करता हूं, फिर इसको कट करता हूं, ठीक है। और इधर मैं क्या लिखता हूं, देखो, दिस डिविडेंड was paid on, this dividend was paid on which date? 1612. H did not receive. आप ऐसे लिखो ताकि ध्यान रहे। Since H acquired shares on 1712, शेयर्स खरीदते हैं, परचेस करते हैं, बाद में डिविडेंड मिलता है ना अपने को, उसके पहले का तो अपने पास शेयर्स ही नहीं था। सो आपको 60% किसका करना है? 11,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, उसका 60% होता है 11,100। P&L टू इन्वेस्टमेंट 11,100, बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट था। P&L to investment, rectification of pre-dividend received by holding, P&L to investment। वैसे तो नॉर्मली हम 60% ऑफ 10,000, 11,000, 3,000 एंड 4,500 करते हैं,
लेकिन उसमें से 10,000 डिविडेंड जब सब्सिडरी ने पे किया तब होल्डिंग को 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि शेयर्स ही नहीं थे ना, हमने तो शेयर्स ही बाद में परचेस किए। सो मुझे जो मिलता है, जो मैंने तो गलत किया है, वो रेक्टिफाई करना है। P&L टू इन्वेस्टमेंट, कितने लोग को समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो, एस वर्ड टाइप करो, P&L टू इन्वेस्टमेंट, P&L टू इन्वेस्टमेंट लेस प्री डिविडेंड रेक्टिफाइड। अभी सम खत्म हो गया। किसी ने कॉपी कुछ भी करना बाकी है तो आई गिव यू टाइम, डोंट वरी। 11,100 सम पूरा हो गया। प्री डिविडेंड रेक्टिफाइड। आपको जो भी कुछ लिखना है मुझे बोलना, वी विल हैव अ टाइम, क्योंकि तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं है इसके बाद। 11,100। आपको जो भी लिखना है मुझे बोलिए, क्या कॉपी करना है? एनीथिंग यू वांट टू राइट, टेल मी। या सम इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट। अब फाइंड आउट कर दो। गुडविल यहाँ कैपिटल रिजर्व क्या आता है? गुडविल आ रहा है 500 रुपीज का। Consolidated GR, consolidated P&L, minority interest is 768,440 and the sum will get over। बहुत ही अच्छा सम था। अब चाहे तो वीडियो वापस एक बार देख सकते हैं। ये टोटल ज्यादा है, चेक करो। 500 रुपीज, प्लीज चेक, इज द गुडविल 500? चेक करो जरा, चेक करो, गुडविल 500 है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 768,440। ठीक है। कंसोलिडेटेड जीआर तो 326,250 है। कंसोलिडेटेड P&L है 626,910। ये सब आप लिख डालो, गुडविल एसेट में जाएगा 500। माइनॉरिटी लायबिलिटी में लिखो, कंसोलिडेटेड जीआर, कंसोलिडेटेड P&L लिखो, बैलेंस शीट टैली करो। बहुत ही अच्छा सम था। आपको सम वापस से देखना ही चाहिए। गुडविल बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, कहां से लाए? वर्किंग नंबर 1 से। ठीक है। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 768,440। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। कंसोलिडेटेड जीआर 326,250। कंसोलिडेटेड P&L 626,910। टोटल हो गया 953। ये टॉपिक आप पहले से ही साथ में रहेंगे तो ये एंजॉय कर पाएंगे। 953,160 एंड टोटल ऑफ द बैलेंस शीट चेक करो, हो जाएगा 42,71,600। चेक करो। मैं आपको जो वर्किंग चाहिए मुझे बोलो, मैं बताएगा आपको। Whatever working you want to see, let me know। आपको जो भी वर्किंग चाहिए मुझे बोलो, मैं बता पाएगा। ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस की वर्किंग है। कंप्लीट सम स्टाइलिंग बहुत ही अच्छा सम था। कितने लोग को ये पूरा सम समझ में आया? ओके वर्ड टाइप करो, मुझे भी पता चले ना कितने लोग सीए बनने के जितने इंटेलिजेंस रखते हैं। वाओ, 16 ऑफ यू जो मेरे साथ में है। आप ये टॉपिक कोई दूसरे टीचर से इस स्टाइल से पढ़ ही नहीं सकते, मैं चैलेंज मारता हूं। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, स्पेशली एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में बहुत गड़बड़ करते हैं वो लोग। वही मैं ही नहीं ना, बाकी तो है क्या। और ये ओपन चैलेंज है मेरी। चलिए, आपका क्या ये अकाउंट हो गया? चार्ट चेक कर लो एक बार।
क्या आपको रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री भी लिखनी थी? तो मैं ऐसे करता हूँ, अब 60% 10,000 लिख के काट के लिखना कि दिस डिविडेंड वाज पेड ऑन 1/6/12 आई डिड नॉट रिसीव सिंस आई एक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1/12। कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें 10,000 में से कोई डिविडेंड मिला नहीं तो सब्सिडरी ने क्यों लिखा? आंसर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम तो सब्सिडरी का 1/4/12 से 31 मार्च 14, हम जो प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं वो तो प्रिंटेड बैलेंस शीट करते हैं ना, तो जितने भी ट्रांजैक्शन इसके बीच में हुआ है वेदर रिलेवेंट टू होल्डिंग और नॉट लिखना तो है ना एक बार, क्योंकि हम एनालिसिस जो करते हैं वो तो प्रिंटेड फिगर की करते हैं ना। याद रखना, हम बीच वाले फिगर की थोड़ी एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस तो प्रिंटेड बैलेंस शीट फिगर की करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट। मैं वापस आपके सामने रख रहा हूं, इफ यू फिनिश दिस वर्किंग तो आप ये चेक कर लो। कितने लोग का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया ना? कंप्लीटेड, तो सी टाइप करो, सी माने कंप्लीट, कंप्लीट कॉपी हो गया, सी माने कंप्लीट। ओह, 16 ऑफ यू, वेरी गुड, ब्रिलियंट, वाह, अच्छा पढ़ रहे। मैं तो बोलता हूँ सोच लो, हाँ, एक बार तो सीए कर डालो, बाद में एमबीए भी करना, आईआईएम से करना वो भी, हाँ, नॉट चिल्लू पिल्लू इंस्टीट्यूट। चले, क्या कॉपी हो गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, ये पहले का किसी को कॉपी करना बाकी रह गया था? ये वाले में से कुछ भी, इसमें से कुछ भी कॉपी करना बाकी रह गया था आपका? चेक कर लो। नाइस, तो हम लोग एंड करें। रिकॉर्डिंग एंड